अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सियासी माहौल में आजकल बहस चल निकली है ख़ास तौर पर जैसे ही ख़त पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सामने आया, 80 रहनुमाओं की जानिब से, तो इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है कि आलमी मुहर्रकात के पस मंज़र में पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वसी करने की ज़रूरत है और इसमें पीटीआई को भी शामिल किया जाए। जब मुज़ाकरात की सिट साहब मैंने आपसे बात की और कहा कि इस ख़त से क्या चेंज आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में, तो आपने उस पर तबसरा किया और मुश्किलात का जिक्र किया जो इस रस्ते में हायल हो सकती हैं। एक सवाल जो मिस हो गया और वो ख़बर जो दब गई या रिमूव भी कर दी गई, इनिशियली वो ख़बर पब्लिश हुई थी एक वेबसाइट पर कि नवाज़ शरीफ साहब चलकर अडयाला जेल जा सकते हैं इमरान खान साहब से बात करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो ये पेशकदमी कर चुके हैं माजी में एक दूसरे के हरीफ होने के बावजूद। तो कयास रही का एक सिलसिला चल निकला, फिर उस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी सामने आया। तारिक फजल चौधरी साहब से ये पूछा गया, राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा गया और उन्होंने इसके सियासी जवाब दिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब ने वाकई क्या इस नौयत की ख्वाहिश का इजहार किया होगा? क्या ऐसा करने से कोई तब्दीली आ सकेगी सियासी माहौल में? देखिए, जब भी इंडिया के साथ कोई क्राइसिस होती है ना, तो ये बातें शुरू हो जाती हैं कि बैक चैनल होनी चाहिए या कोई इनफॉर्मल कांटेक्ट होना चाहिए इंडियन लीडरशिप के साथ। अच्छा, अब बैक चैनल तो एक हद तक इनफॉर्मली डीजीएमओज के जरिए चल रही है, मगर वो बैक चैनल मिलिट्री मैटर्स के ऊपर होती है और वो एक तसलसल से नहीं चल रही। कोई ऑफिशियल बैक चैनल इस वक्त डायलॉग नहीं चल रहा बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। जंग के दौरान कॉल्स हुई थी बिटवीन द टू रिस्पेक्टिव मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, मगर उसके ज़माने में भी आपने देखा कि ये बात चली थी कि मियां नवाज शरीफ के बड़े तल्लुकात हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उनके कुछ बिजनेसमैन एसोसिएट्स हैं उनके साथ भी हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी थिंक्स वेरी हाईली ऑफ नवाज शरीफ, और क्या इस्तेमाल करना चाहिए मियां साहब की गुडविल को और कुछ रीच आउट करना चाहिए टू इंडिया एंड स्टॉप देम फ्रॉम दिस एडवेंचर। ऐसी बात चली थी जी, मगर बात आगे नहीं बढ़ती। अच्छा, मैं आता हूं क्यों नहीं बढ़ती। इससे पहले जब ये इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही थी कि जी चैंपियंस ट्रॉफी, कि अगर मियां साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि वो नरेंद्र मोदी से बात करें या पैगाम भेजें कि स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए और इंडिया को अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेज देनी चाहिए, तो ऐसी बातें उस वक्त भी चली थी। मगर आगे बात नहीं बढ़ी जी। अच्छा, अब फिर ये बात शुरू हो गई है कि किसी तरीके के साथ क्राइसिस है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, और इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की क्राइसिस एक बड़ा स्टेट्समैन लाइक नवाज शरीफ साहब, हाँ। उनको याद किया लोगों ने कि जी इनको कहा जाए कि आप जाके इमरान खान को समझाएं फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कोहेजन। अब तीनों मौके पे मियां साहब चुप रहे। जी। आपको शायद याद होगा कि एक बार तो मैंने भी अपने प्रोग्राम में तजवीज़ दी थी कि मियां साहब को कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि मियां साहब अब बाहर बैठे हैं, शहबाज साहब और मरियम बीबी रिप्रेजेंट कर रही है नून लीग को, जरदारी साहब और बिलावल बिल्कुल अंदर बैठे हैं जी। एक प्रेसिडेंसी में और एक असेंबली में, और अपनी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई और उनके लिए तोहफे मिले उन्हें। तो इस सूरत में मियां साहब का कोई रोल नहीं बनता। अच्छा। और स्पेशली इसलिए कोई रोल नहीं बनता कि ये जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, अगर मियां साहब इसके अंदर हाथ बटाते हैं, अंदर आते हैं और कामयाब नहीं होते, जी। तो फिर ये रिबाउंड कर जाएगी बात। इसलिए ये जो इस किस्म के जो इश्यूज हैं, इनको देखना ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ की पर्सनल डिप्लोमेसी के साथ इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इश्यूज बिटवीन कंट्रीज क्या वो हल हो सकते हैं कि नहीं।
और मेरा ये हमेशा मौकफ रहा है कि नहीं हो सकते ऐसे। यहाँ तक कि जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर भी थे और उन्होंने कोशिश की थी कुछ सॉफ्ट अप्रोच लेने की, जी। तो बड़ी रेजिस्टेंस आई थी फ्रॉम विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि ये गुड़ियां उड़ाई जाती हैं। ख्वाहिश होती है कि शायद एल्डर स्टेट्समैन लाइक नवाज शरीफ कैन प्रिवेल, बट मेरा ये ख्याल है कि ये इस पे कोई वजन नहीं होता, क्योंकि अगर किसी ने कोई रोल अदा करना है तो या शहबाज शरीफ साहब करें या फील्ड मार्शल साहब करें या उन फील्ड मार्शल साहब के कोई नुमाइंदे करें। अब मियाँ साहब तो फील्ड मार्शल साहब के नुमाइंदे नहीं है ना, तो इसलिए मियाँ साहब को इस किस्म के मामलात के अंदर खींचना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जहां पावर है वही पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए, जहां पावर नहीं है वहां वो क्या एक्सरसाइज करेंगे पावर। कल को मियाँ साहब जाके और कोई ऑलिव ब्रांच पैगाम भेजते हैं और आगे से ना हो जाती है, बिकॉज वो आगे से कहते हैं जी क्या गारंटी है। तो इसलिए आई डोंट थिंक इस किस्म की चीज में कोई वजन होता है। अलबत्ता बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है, ये मैंने खुद देखा है। मियाँ साहब के साथ जब लोग बैठे हुए होते हैं तो मैंने सुना है खुद कि मियाँ साहब और तुसी कुछ करो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तो सुन लेंगे हो, तुसी बड़े हो, तुसी करो, आगे बढ़ो, तुसी करो। तो वो सुन लेते हैं, मगर वो आई डोंट थिंक ही इज एवर बीन इंटरेस्टेड। मैं आपको एक और छोटा सा इशू बताता हूँ। जब मैं चेयरमैन था क्रिकेट बोर्ड का, तो हमारी कोशिश थी किसी तरीके के साथ इंडिया जो है वो हमारे साथ क्रिकेट खेल ले। और एक ऐसी स्टेज आई थी कि यहाँ उनकी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज आई थी यहाँ, जी। और वो एक दिन के लिए आई थी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया मियाँ साहब को कि अगर आपकी सुषमा से कोई 2 मिनट भी बात हो तो जरा उसे कहिएगा कि जाके नरेंद्र मोदी को कहे कि क्रिकेट को प्लीज चलने दें। जी। तो आगे से जवाब ये मिला था कि मुनासिब नहीं है, ये मौका नहीं है, जी। जिस किस्म का ये प्लेटफॉर्म है ये मौका नहीं है कि मैं इस वक्त ऐसी को बात करूं। जी। एंड सो ऑन। सो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिप्लोमेसी और किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ना है और क्या उन्होंने करना है। एंड डोंट फॉरगेट, उन्होंने 2-3 ऐसे इंडिया के बारे में उन्होंने 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स तारीख में लिए हैं जो कि बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ लिए जी। और इंडिया को भी कन्विंस कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट को भी और कांग्रेस गवर्नमेंट को, दोनों को कन्विंस कर दिया टू मूव अहेड। मगर फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया और वो फेल हो गए इनिशिएटिव। यहाँ तक कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी बिटवीन मियाँ साहब एंड द एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं नहीं समझता कि व्हाई वुड मियाँ साहब वांट टू टेक अ रिस्क लाइक दिस। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो तो कहीं और हो रहे हैं, जो पॉलिसीज बन रही हैं वो तो कहीं और बन रही हैं। तो यहाँ तो ये हो कि एस्टेब्लिशमेंट खुद आए और आके मियाँ साहब को कहे कि जी आप ये काम करें। मगर मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब को आके डायरेक्टली इस किस्म की रिक्वेस्ट करेगी। और इसलिए अगर वो रिक्वेस्ट नहीं करेगी तो मियाँ साहब भी नहीं करेंगे तुम्हारे और मेरे कहने के ऊपर। और तीसरी बात ये आयशा जी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है कि आप कोई रोल अदा करें, तो ये ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब आगे से ये कहे मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ, और दिल में ये सोचे कि मैंने कोई रोल अदा भी किया तो कल को फिर आप कालीन खींच लेंगे मेरे पाँव के तले से, तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो आई थिंक ट्वाइस बिटन थर्ड टाइम शाय। आई थिंक उनकी ख्वाहिश तो होगी कि ये अमन से सारा कुछ सब कुछ हो जाए, बट आई थिंक ही इज नॉट इंटरफेयरिंग इन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड दिस हाइब्रिड रेजिम। अच्छा सेठ साहब, ये पिछले दिनों में जब अभी इब्तिदा थी पिछली सर्दियों में और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी, तो तब फवाद चौधरी साहब ये मुतवातर कहते हुए पाए गए कि इस सिचुएशन में अगर कोई डिफ्यूज़ कर सकता है मामलात और तलखी तो वो नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही आई कि नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करना चाहते हैं, अडयाला जाने को तैयार हैं, तो पीटीआई के ब्लॉगर्स की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब इस खबर की आड़ में इस मौके को कैश करवाते हुए रेलेवेंट होना चाहते हैं। शायद पीटीआई वाले ये चाहते नहीं है नवाज शरीफ साहब जाएं, लेकिन उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि नवाज शरीफ साहब हर थोड़े अरसे के बाद मुतहरिक होने की खबरें आती हैं। बलूचिस्तान जाने की भी खबर आई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कौन है जो नवाज शरीफ साहब को बार बार खबरों में घसीटता है? हो सकता है नून लीग वाले खुद ही हों उनके जो चाहने वाले हैं,
कि हमारा ग्रेट लीडर जो है वो थोड़ा साइडलाइन हुए हुए हैं। बड़े लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ इनको। वो जब मियाँ साहब को मिलते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि बड़ी ज्यादती हुई, ਤੁਹਾਨੂੰ बढ़ना चाहिए नसी चौथी बार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ शहबाज ਨੂੰ ਇਹ कहो, ਤੁਸੀਂ मरियम ਨੂੰ ਇਹ कहो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ करो। और मियाँ साहब हमेशा सुनते हैं कि आगे से जवाब नहीं देते। और आई नो व्हाट ही थिंक्स, यू नो, he has given a free hand to Maryam, he has given a free hand to Shahbaz, he doesn't want to interfere। I think उनको एक ये भी है अब, he's come to terms, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्हें एहसास हो गया कि ये थर्ड इनिंग्स वाज द लास्ट इनिंग्स, अब उनका टाइम नहीं है, अब किसी और का टाइम है। तो इसलिए वो ही इज वेरी क्लियर इन हिज ओन माइंड के इनको चलने दें, इनको करने दें, इनका वक्त है अभी। मगर मैं ये आपको बता दूं, इमरान से बड़े मायूस हैं, बिकॉज उनका ये ख्याल था कि इमरान इज डेमोक्रेटिक। शुरू में अच्छा। उन्होंने शुरू में इमरान को बड़ी हेल्प भी की थी और कुछ नरमी भी थी उनके दिल के अंदर। मगर इमरान खान ने जिस तरीके के साथ टारगेट किया है नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को, और जिस तरीके का रवैया किया है व्हेन ही वाज इन पावर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव हिम फॉर दैट। सो आई थिंक यही प्रॉब्लम रहा है इमरान खान का। सऊदी किंग के खिलाफ भी जाती तौर पे फजूल बातें की, हमारे फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ भी फजूल बातें की जाती तौर पे, बाजवा साहब के खिलाफ भी फिर जाती तौर पे फजूल बातें की, मियाँ साहब, शहबाज साहब, मरियम बीबी, ये जातियात पे उतर आते हैं। और यू नो, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जातियात पे। नवाज शरीफ ने आज तक किसी सियासी लीडर को, डोमेस्टिक या फॉरेन, कभी जातियात पे नहीं उतरे, कभी उन्होंने जाती अटैक नहीं किया कि तुम रेसिस्ट हो या तुम ये हो या वो। इज ऑलवेज पोलाइट डिस्टेंस, दैट्स हिज पर्सनालिटी। इसीलिए तो मेरा ख्याल बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं कि तबीयत उनकी बड़ी अच्छी है। तो मगर खान साहब तो, और खान साहब के फॉलोअर्स भी जो है, माजूर के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सारा जो माहौल खराब हुआ है, ये कुछ ऐसे लोग हैं इनके अंदर, सारे नहीं, कुछ है जज्बाती किस्म के, हॉट हेडेड, सेल्फ राइटियस लोग। मेरा ख्याल है नए नए उनको सियासत आई है और वो समझते हैं कि दे आर द इनहेरिटर्स ऑफ दिस कंट्री। वो मिडिल क्लास में होता है, जब भी मिडिल क्लास उभरती है तो इसी किस्म की तारीख में भी मैंने ये पढ़ा है कि मिडिल क्लास जब उठती है और तो बड़ा गुस्से में उठती है। इनफैक्ट यूरोप के अंदर तो जो इनकलाब आए हैं, जो डेमोक्रेटिक इनकलाब जो आए हैं या फाशिस्ट इनकलाब जो आए, दोनों, या कम्युनिस्ट इनकलाब जो आए, ऑल लेड बाय द मिडिल क्लास, कम्युनिस्ट, फाशिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। तो हमारे यहाँ अभी तो कुछ इस किस्म की चीज चल रही है ना। पीटीआई अगर डेमोक्रेटिक हो जाए या खान साहब के जमाने में हो जाती तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। बट नो, खान साहब इंतकाम पे लगे हुए थे और पता नहीं क्या समझ रहे थे अपने आप को। ठीक है। अच्छा सिट साहब, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने हकीकत तस्लीम कर ली है, इन अ वे हालात एक्सेप्ट कर लिए, हकीकत से समझौता कर लिया है, लेकिन जावेद हाशमी साहब ने जैसे ये ख़बर आई कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं या चौधरी निसार से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, तो उन्होंने सारा माजी बताया कि नवाज शरीफ साहब कैसे इक़्तिदार में आने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते रहे या चौधरी निसार का रोल क्या रहा। और उन्होंने उसमें ये जुमला भी कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म बैरून ममालिक दौरे करते होंगे तो नवाज शरीफ साहब के दिल पर क्या गुजरती होगी। तो इन अ वे वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद चौधरी निसार का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया गया है कि वो दोबारा से जो पॉलिटिकल स्पेस है नवाज शरीफ साहब के लिए वो वापस लें या नवाज शरीफ साहब वापस इक़्तिदार में आना चाहेंगे। अब ये जो दो खबरें आगे पीछे आई, चौधरी निसार वाली और नवाज शरीफ साहब के किरदार अदा करने वाली, इससे तो ऐसे ही लगता है। नहीं लगता ऐसे, मगर है ऐसे नहीं है। लोग तो मैंने कहा ना 2+2 करके 22 बना देते हैं। और हाशिम साहब इज बीन आउट ऑफ द पिक्चर। हाशिम साहब को पुराने जमाने याद है, और जैसे मैंने कहा पुराने जमाने ऐसे ही थे जैसे हाशिम साहब कह रहे हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत रास्ता तय किया है, बहुत कुछ सीखा है, और स्पेशली जब वो एग्जाइल में थे, इसीलिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। तो फिर जाहिर है रास्ता वो वही रास्ता, वो उसी पे चल रहे हो। मगर रास्ते में एक दो दफा स्लिप अप भी हुए हैं, मेमो गेट के ऊपर स्लिप अप हो गए एंड सो ऑन। और फिर जब ये एक्सटेंशन की बात आई बाजवा साहब की, तो ये अपना मौकफ अपने लोगों को नहीं बनवा सके। इन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक, हमें नहीं करनी चाहिए ये बात। मगर बाकी लोगों ने कहा नहीं जी, हमें तो मौका मिल रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना है, और ये पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। तो चुप कर गए, क्योंकि
वो नहीं चाहते थे कि वो अपना मौकफ जो है वो इंसिस्ट करेंगे, नो। तो उन्होंने कहा यार अब ये कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब कर ले। बट आई रिमेम्बर आई प्रिवी टू दिस पार्टी, मुझे पता है, वहां था मैं जब अच्छा। मियाँ साहब ने समझाया इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ वगैरह ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये करना है हमने, इसके बगैर चारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कभी कभी साथ भी चलना पड़ता है, कभी लीड करना पड़ता है, कभी फॉलो करना पड़ता है पार्टी के सेंटिमेंट को, एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट्स हैपेंड। सवाल असल में ये था कि नवाज शरीफ साहब के दिल में अब भी ख्वाहिश है वापसी की प्रेसिडेंसी में या किसी तरह इक़्तिदार में, या वो रिटायर्ड समझे हम? आप रिटायर्ड समझे, मुकम्मल रिटायर्ड, सियासत से किनारा कशी और किसी भी तरह का रोल वो अदा करने सियासत के से मूड में नहीं किनारा है। कशी नहीं, अच्छा सियासत से किनारा कशी नहीं। अच्छा। बिकॉज यू सी, शहबाज साहब हर हफ्ते मिलते हैं उनको, मरियम हर रोज मिलती है उनको। घर में बैठते हैं जब खाने के वक्त शाम को, अच्छा। मरियम 5-6 बजे वापस आ जाती है। मियाँ सब जल्दी खाना खाते हैं, 6 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो मरियम और बच्चे सारे वहां होते हैं सब, और उस वक्त कुछ गपशप भी होती है। मियाँ सब कुछ पूछते हैं, अच्छा कि ये क्या है, वो क्या है। मरियम उनसे पूछती है कि अबू जी आज ये हुआ, हम ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक दफा मुझे भी खाने पे बुलाया था, तो मैं बैठा हुआ था, तो मरियम भी आ गई, सलाम, सब बैठे हुए थे फैमिली वाले। तो उसमें यही बात आई कि ये जो इजेक्टमेंट्स हो रही थी इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, अच्छा। आपको याद है पंजाब में, जी, पंजाब तजावुज़ात के गवर्नमेंट ऊपर। ने, जी जी बिल्कुल, तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही थी। लोग रेडियां शेडियां इधर उधर, चलो जी चुको चुको साफ करो सड़का ये वो। जी। और दुकानें जो हैं जो इलीगल बन गई थी, बाहर आ गई थी, वरांडास के अंदर सारे। तो उसमें तो मुझे याद है मियाँ साहब ने कहा कि मरियम जरा ख्याल रखना कि ये जिन जिन लोगों के साथ जिनको आप क्लियर आउट कर रहे हैं उनके लिए मेक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। ये नहीं कि उनको अब उनकी बेरोजगारी हो जाए या वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो जाए। ठीक है, यू क्लीन अप द प्लेस, मगर प्लीज मेक अरेंजमेंट्स के। तो मतलब है ये इस किस्म की, हाँ जी अबू जी बिल्कुल जी करेंगे जी। एंड देन ऑफ कोर्स ये सारा जो लाहौर क्लीन अप का जो प्लान बना, अभी तक प्लान बना है मगर अनफॉर्चुनेटली वो रुक गया है कि किस तरीके से सारी लाहौर को क्लीन अप करना है, एंड देन द रेस्ट ऑफ पंजाब। और क्लीन अप से मुराद ये है कि इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी है, सफाई करनी है, अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो सारे प्लान्स हैं। मियाँ साहब इस किस्म की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, बट ही इज नॉट इंटरफेयरिंग डायरेक्टली इन पॉलिटिक्स। कोई अच्छा आइडिया किसी के पास अगर आता है और वो मियाँ साहब से कहता है मियाँ साहब पंजाब इंज होना चाहिए, अच्छा। एंड इफ ही लाइक्स इट ही विल ऑलवेज से टू मरियम, मरियम वो फलाना आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो तुम सोच लो इसको जरा। And you know that's how he deals with it. And then Mariam will probably say, जी हमने इसको एग्जामिन किया है, उसके ये प्रोज है, ये कॉन्स हैं, ये है, वो है, फलाना। तो मियाँ साहब उनकी बात सुन के फिर कहेंगे आगे से कि चलो एक दफा फिर सोच लेना, देख लेना, यू नो। जी अबू जी आई लुक इट, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। तो ही लुक्स एट, उनको कुछ सजेशन अच्छा आए तो वो आगे मरियम को पास ऑन कर देते हैं इफ ही लाइक्स इट। इफ ही डजंट लाइक इट देन ही डजंट। बट देखिए ना कितना एक्सपीरियंस है उनका। पंजाब भी चलाया उन्होंने 1985 से लेके 2017 तक। ही इज बीन इन पावर एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन ही वाज इन एग्जाइल। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनना, 2 दफा चीफ मिनिस्टर बनना, नो जोक। So yes, in some ways helped by the establishment, but in 1 or 2 cases popular swing, जब इनको 2/3 majority मिली थी 97, 96, 97 के इलेक्शंस में, उस वक्त तो genuinely इनको वोट पड़ा था, ठीक ठाक वोट पड़ा था, and so on. बीबी के खिलाफ काफी, anyway, so इस किस्म की सिचुएशन है, and I think he is very happy with जिस किस्म की उनकी इसका रोल है as an informal advisor। जब शहबाज साहब आते हैं तो पूछते हैं कुछ, ये बताते हैं, तो फिर वो आगे से जवाब देते हैं। और ये नहीं कि शहबाज साहब आए तो बैठा दे, ओए अधिकारी यार है कर रहे की करना, मैं ऐसा नहीं, ही इज नॉट लाइक दैट। जी अच्छा, वो इनफॉर्मल एडवाइजर हैं टू दिस रिजीम जिसको ख्वाजा आसिफ एक कामयाब हाइब्रिड सिस्टम मानते हैं। सिर साहब आप जैसे लंदन रवाना हुए, नवाज शरीफ साहब भी उसी अरसे में लंदन गए थे। अब शायद खाकान कहते हैं कि वोट को इज्जत दो के बयानी पर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो नून लीग दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ। इलेक्शन के करीब करीब आपको लगता है नवाज शरीफ साहब दोबारा इस नारे के साथ मैदान में आएंगे?
नहीं, ये नारा दफन हो No. चुका है खामोशी, उस खामोशी के साथ। आगे क्या होगा इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, बिकॉज अब सिस्टम बदलता जा रहा है और भी बदलेगा। तो इसलिए ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स भी मेरा ख्याल है अब उसका भी वक्त आ गया खत्म होने का। अब क्या नॉन ट्रेडिशनल क्या होगी, हाँ। आई वुड रादर नॉट स्पेक्यूलेट बिकॉज इट्स अ ट्रिकी एरिया। देखा जाएगा, बट मेरा ख्याल है आपको अगले 6 माह के अंदर अंदर, जैसे कहते हैं ना वो ज्योग्राफी जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको सिखाया जाते हैं कॉन्टूर्स क्या होते हैं। अच्छा। आपका ये जो कॉन्टूर्स क्या होते हैं, हाशिए पहाड़ क्या चढ़ना होते हो तो हैं? हाँ। हाँ, ऐसे करके नहीं चढ़ते, ऐसे ऐसे करके चढ़ते। जी। सीढ़ियां जो है वो ऐसे नहीं चढ़ते, ऐसे ऐसे करके चढ़ते। ठीक है ना? तो आगे आपको 6 माह के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा नक्शा सिस्टम समझ जो है वो आना कैसे शुरू हो चल। जाएगा। सिर साहब, आपकी मुलाकात हुई कॉन्टूर लंदन विजिट के मौके पर, उनके आपकी बातचीत उनसे हुई? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ही वाज वेरी बिजी। थोड़ी बहुत उन्होंने अपने डॉक्टर्स को मिलना था। तो उनके जो डॉक्टर हैं वो इटालियन डॉक्टर हैं उनके, अच्छा। जो पहले तो यहाँ लंदन में रॉयल ब्रॉम्पटन में थे, जिन्होंने उनका हार्ट का सारा किया है, देखा है। अच्छा। और फिर वो चले गए वापस इटली, और महीने में या 2 माह में 2-3 दिन के लिए एक दफा आते हैं। तो इसलिए जब भी मियाँ साहब ने उनको मिलना हो तो वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत कि वो डॉक्टर आए हुए हैं, और फिर अपॉइंटमेंट मिलके तो मियाँ साहब उनको मिलते हैं फॉर अ चेकअप। ठीक है। एंड ही इज अ वेरी हाई क्वालिफाइड टॉप डॉक्टर। एंड तो मेरा ख्याल है वंस अ ईयर वाली चेकअप तो बड़ी जरूरी है जो कि वो करवाते हैं। ठीक है। चले, नवाज शरीफ साहब की जब बात हो रही थी और वो ख़बरों में डिस्कस हो रहे थे, तो सेठी साहब से हमने नवाज शरीफ साहब की सियासत और सेहत के हवाले से बनवा लिया। और अब चलेंगे पड़ोस में, जहां बहुत सी नागवार सच्चाइयों की बात की जा रही है। वो क्या है और क्यों है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब अपने पड़ोस की ज़रा खबर लेते हैं, जहां जो डिस्कोर्स है वो इनवर्ड हो चुका है, और इस बात का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या फ्लॉज थे, कहाँ कमज़ोरियाँ थी ऑपरेशन सिंदूर में, कि पाकिस्तान के मुकाबले में इस हजीमत का सामना करना पड़ा। तो कुछ बयानात तवातर से सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सांप आहिस्ता आहिस्ता पटारी से निकल रहा है, बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता थैले से बाहर आ रही है। सेठ साहब, जयशंकर साहब ने जेडी वैंस की फ़ोन कॉल के हवाले से कुछ बातें कहीं, ऐसे जैसे वो सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद शिव कुमार साहब, उनके एक डिफेंस अताशी है इंडोनेशिया में, उन्होंने वहाँ पर बात करते हुए कुछ बताया कि कोई कॉन्स्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से हमारी कैपेबिलिटीज़ थी। लेकिन जो सबसे अहम बयान है वो इंडियन नायब आर्मी चीफ का है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन से इंडिया की लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी है कि उधार की छुरी से वार करो। और ये कि वो हमें बता रहे थे डीजीएमओ की बातचीत के दौरान कि आपके जो इस वक्त वेक्टर्स हैं वो इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है और अलर्ट है, तो प्लीज़ आप उन्हें रिमूव कर लें। तो ये सब खतरनाक बातें हैं, और आइंदा के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी तरह डिफाइन और डिज़ाइन करना होगा। जहाँ जहाँ सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना होगा। ये सब वहाँ के मीडिया में अब डिस्कस हो रहा है कि भारत डायरेक्ट अब एतराफ़ नहीं कर रहा अपनी नाकामी का, बल्कि उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेस क्रिएट कर रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है, और क्या ब्लेम चाइना पे शिफ्ट करने के बाद वो अपनी नाकामी को इस तरह से छुपाना चाह रहा है? जी हाँ, जाहिर है। देखिए ना, नरेंद्र मोदी ने अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है इस स्ट्राइक के ऊपर स्टेक कर दिया था, और वो जो आगे तो जिन कहने था दो चपेट पहिया ने थे, देन दे हैव टू थिंक करना की है। तो इसलिए मैंने उसी वक्त कह दिया था, आपको याद होगा कि ये आप देखिएगा जैसे जैसे ये बात चलेगी, इंडियन मीडिया जो इस वक्त पाकिस्तान को गालियां दे रहा है और नरेंद्र मोदी को और जयशंकर साहब को हीरो बनाया हुआ, ये उनके गले पड़ेंगे इवेंचुअली। और ये अभी तक तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। और अब वो एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए। पहले तो मानते नहीं थे कि गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है या जहाज गिरे हैं। ये मेरा ख्याल है पूरा महीना ये तो बात ही नहीं मानी उन्होंने, महीना नहीं तो कम से कम 2-3 हफ्ते। फिर उसके बाद पूरी बात ही नहीं करते थे, फिर कभी एक बात करते थे, कभी दूसरी बात करते थे। अभी तक इन्होंने पहलगाम के जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है उसको, उनके बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, वो कौन थे क्या थे। बस बना बुनो के एक बयानिया शुरू कर दिया काम, और वो बयानिया बिक नहीं रहा है। हर जगह पे जाके बेचने की कोशिश की है, वो बिक नहीं रहा है। तो अब हिंदुस्तानी लोग भी पागल तो नहीं है ना, बेवकूफ तो नहीं है। तो उन्होंने ऑब्वियसली दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। जो हम पहले दिन से कह रहे थे
हमें तो गालियां दे रहे थे। अब जाके समझ आई है कि यार इंडियन पब्लिक के साथ हाथ हो गया। अब हाथ हो गया तो अब क्या किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता तो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको बरकरार रखना है। तो अब ये सवाल पूछने शुरू कर दिए। अब इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर प्रेशर आ गया, तो वो कहते हैं मारे गए सारा साढ़े से ब्लेम आ गया, क्योंकि सियासी लोग तो कभी अपना ब्लेम नहीं अपने ऊपर लेते, वो तो शिफ्ट कर देते हैं कि जी जो लड़ने वाले ने उन्होंने पूछो। आपको याद नहीं है एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी जहां नरेंद्र मोदी ने कहा था आई हैव हैंडेड एवरीथिंग ओवर टू द आर्मी एंड द आर्म फोर्सेस, जी ये खुद फैसला करें। याद है आपको? जी उसने तो बिल्कुल, पहले दिन इख्तियार ही दे दिया था फैसले का। जी इख्तियार दे दिया था कि जी कर लो जो, बिकॉज ही वाज अफ्रेड आल्सो ना कि ये गड़बड़ ना हो जाए। अब वो आर्मी वाले फंस गए। अगर वो एडमिट करते हैं कि गड़बड़ हुई है और हम वी वर कॉट ऑफ बैलेंस या वी लॉस्ट द वॉर या कुछ वी हैड फेलियर्स, तो वो सारी इनके गले पड़ती है। और अगर वो नहीं करते तो फिर सियासतदानों के ऊपर पड़ती है, सियासतदान तो नहीं कभी करेंगे। तो अब ये फौजियों ने अपने एक्सक्यूजेस निकालने शुरू कर दिए कि जी हम तो एक कंट्री के साथ नहीं लड़ रहे थे, हम तो दो कंट्रीज के साथ लड़ रहे थे। पहले तो ये कह रहे थे कि ये जो चाइनीज है इन्होंने मिसाइल्स और इन्होंने जहाज जो है वो उन्होंने चाइनीज दिए हैं, और चाइनीज ने इनकी हेल्प की है दिस वे। तो यार वो तो रशियन जहाज आप ले रहे हैं, फ्रांस के जहाज आप ले रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि फ्रांस और रशिया ने आपकी हेल्प की है उस तरीके से? तो मतलब है हथियार तो आप कहीं से भी ले लें, इस्तेमाल तो आपने करनी है। जी तो यही तो फ्रांसीसी रो रहे हैं इस वक्त कि यार साढ़े जहाज से ठीक सब तुसी की कीता और वो इंडियंस जो है वो फ्रांसीसियों के साथ भी लड़ रहे हैं, तो जी थोड़े जहाज नहीं ठीक वो इसीलिए वो मारे जा रहे हैं। और इधर कहते हैं जी चाइना के नाल हेल्प हो गई है ना, उधर कहते हैं थोड़े जहाज ठीक नहीं सर। अब जाएं तो जाएं कहाँ? तो जी इसलिए आई थिंक बड़ी सोल सर्चिंग होनी पड़ेगी। और इंडिया के अंदर लोग हैं जो ये अब सवाल पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये किया क्या आप लोगों ने बिटवीन दी आर्म फोर्सेस कहते हैं कि जी हमें तो रोका गया। ये जो इंडोनेशिया के अंदर जो साहब अब लपक के खड़े हो गए, पता जी नहीं कौन है ये, शिव कुमार। वो कहते हैं शिव कुमार चौथे मोहल्ले खड़ा हो गया जाके लो लेवल डिफेंस अटैची। जी अब आप बात करें, वो कहीं ना कहीं बात कर रहा होगा, उससे बात कर दी, वो यू नो ही इज नोबडी। तो अब वो कि जी वो देखें जी हमें तो रोक दिया गया, हम तो ये कर सकते थे वो कर सकते थे, हमें रोक दिया गया फ्रॉम डूइंग दिस एंड डूइंग दैट, जी व्हिच इज नॉट ट्रू। सो अभी नहीं 72 जहाज जो है चढ़ के आपके ऊपर आ जाते और मिसाइल फायर करनी शुरू कर देते। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। तो आई थिंक एक्सक्यूजेस तो बनाएंगे, फौज अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, पॉलिटिशियंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगेंगे और फिर आखिर में आके दोनों कहेंगे जी ऐसी तो ठीक था। और चाइना भी चाह गया, और चाइना तो देखे ना वो तो बहुत बड़ा है, ये है वो है, हम एक के साथ तो नहीं, हम तो दो के साथ लड़ रहे थे, एक ही के साथ लड़ रहे थे आप। नहीं तो अगर आप ऐसे कहते हैं तो फिर हम भी ये कहेंगे हम तो आपके साथ भी और रूस के साथ भी और फ्रांस के साथ लड़ रहे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इस इल्ज़ाम के ऊपर, ये तो डायरेक्ट चाइना पे इल्ज़ाम है, जवाब कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ तो जवाब दिया जा रहा है, हमारे कुछ सहाफ़ी भी ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी हिकमत अमली थी, दिफाई हिकमत अमली, जिसकी वजह से कामयाबी मिली। क्या चाइना इस पर जवाब देगा? नहीं, चाइना नहीं जवाब देगा, हमने जो दे दिया है। सिर्फ हमने जवाब नहीं दिया, देखिए ना हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सच्चाई में थी। हमने शुरू में ही सारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स और दुनिया को बता दिया कि इस तरीके से हमने ये सब कुछ किया है। जो सारी ब्रीफिंग्स डीजी आईएसपीआर ने की या एयर मार्शल्स ने की, दे वर एक्सीलेंट ब्रीफिंग, एक्सीलेंट। सारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है ना वो कन्विंस हो गए कि वी आर टेलिंग द ट्रूथ, एंड इट वाज अ डे बाय डे ब्रीफिंग, आवर बाय आवर। जी तो इंडिया ने तो हर स्टेज पे छुपाने की कोशिश की ना, जी जो कि उनके खिलाफ गई है ये बात कि वो तो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इसलिए आई थिंक वी स्कोर्ड मच बेटर ऑन ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, और हमने बता दिया कि भाई इस तरीके से सारा कुछ हुआ है। जो कि इंडिया वाज नॉट इवन एक्सपेरिमेंट थिंकिंग कि इट वुड बी जैसे वो परवीन सोनी साहब कहते हैं कि इट वाज अ कंसर्टेड एफर्ट, पूरा एक प्लेटफॉर्म था। इट वाज नॉट जस्ट द एयरक्राफ्ट, इट वाज नॉट जस्ट दिस और दैट, इट वाज अ होल सिस्टम, ecosystem बनाया हुआ था in order to combat the advantage that the Rafales had, which they succeeded in doing. And this is something India will now have to work to see. How do you offset this? Because the Rafales are genuinely zabardast aircraft, except that they found a way of negating them, Pakistanis. And that is where the brilliance lies.
रिस्क टेकिंग, एडवेंचर एंड प्रोफेशनलिज्म, जी। ट्रेनिंग, नो जोक, एंड कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन। बाकी ये है कि जी इंडियन चाइनीज सैटेलाइट्स जो हैं, वो बेदू सैटेलाइट जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अरे यार कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आप? ऑल यू नीडेड टू नो वॉज के जी आपके जहाज जहाज जो है ना वो चढ़ गए हैं एयर में। वो तो आपके एवैक्स जो है पाकिस्तान वालों ने वो तो 500 km तक देख लेते हैं। वो तो हमें नजर आ रहा था जब से वो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। तो उसके सैटेलाइट की तो जरूरत नहीं है। नॉट यू नीड अ चाइनीज सैटेलाइट टू पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिसाइल्स, फॉर गॉड्स सेक। ये सब ड्रामा है कि चाइनीज सैटेलाइट्स और ये और वो। कमाल है। कोई इनफैक्ट अगर किसी ने किसी की हेल्प डायरेक्टली इन द वॉर की है physically, that's Israel. Israeli drones, Israeli know-how. Indian media ने खुद ये रिपोर्टिंग की है आयशा कि Israeli technicians were in Delhi, were in India, helping the Indian armed forces during this time. तो वो पाकिस्तान पे इस तरह से ब्लेम शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन अगर असल लड़ाई इन अ वे ये इंडियन जर्नैल भी तस्लीम कर रहे हैं, वहाँ ये बात भी हो रही है, असल लड़ाई अगर चीन के साथ है तो जैसा रवैया भारत पाकिस्तान के साथ रखता है वैसा चीन के साथ रखना मुमकिन है इंडिया के लिए? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ना, इंडिया ने चीन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। चीन के एक दो प्रोफेसर्स हैं जो कि हमेशा इंडियन मीडिया उनके पास जाता है, वो आगे से अपना मौकफ देते हैं और वो मौकफ जो है वो बड़ा इंडिपेंडेंट किस्म का मौकफ होता है। बट ऑफ कोर्स इट रिफ्लेक्ट्स द चाइनीज वे ऑफ थिंकिंग एंड द चाइनीज पॉलिसी। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, वो अगर कुछ करते हैं तो वो एक्शन के साथ करते हैं। और वो एक्शन आपने देख ही लिया, उनकी एक पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो उन्होंने नाम ही उसका बदल दिया। उन्होंने कहा जी ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उन्होंने मौका ढूंढ के वो कर दिया। आजकल इंडिया ने शोर डाला हुआ है कि सतलुज का पानी जो है वो कम आ रहा है, पता नहीं चाइना रोक तो नहीं रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बात यह है कि वो तो इशारे तो हो चुके हैं ना कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे ऊपर तो फिर आपके साथ भी ये सलूक हो सकता है। और ये बात तो पाकिस्तान भी कहता है और चाइना भी ऑफिशियली कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स। ठीक है सिट साहब, चाइना का रोल स्पेशली ये जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का थोड़े दिन की जो जंग छिड़ी उसमें चाइना का किरदार जो भी था, हमने उसके बाद चाइना की स्ट्रेटजी में चेंज देखा है और पेस तेज़ देखी है। अब ऐसी बाज़गश्त है कि सार्क के मुकाबले में एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म माइनस इंडिया चाइना बनाने पर गौर करा है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान होंगे शामिल। कितना ये प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है, और इसमें भारत के लिए फिर क्या सबक है? देखिए, भारत का ये ख्याल था कि सार्क को वो लीड करेगा। वो उस वक्त की सोच थी जब भारत के बहुत अच्छे तल्लुकात थे सारे बॉर्डर मुल्कों के साथ, मगर सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे, अप एंड डाउन थे। तो उस वक्त सारे वो जो थे छोटे लोग 6-7 जो बाकी हैं, दे वर सपोर्टिंग इंडिया, बैकिंग इंडिया। श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल था, भूटान था, मालदीव था, और वन बाय वन इंडिया के तल्लुकात सबके साथ खराब होते गए। वो बुली ऑन द ब्लॉक। वो आपने जयशंकर साहब की आप देखें, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो उठते बैठते हैं, तो यू कैन टेल कि एरोगेंस है, शेयर एरोगेंस। अच्छा, वो अब वो नहीं पसंद की लोगों ने, आहिस्ता आहिस्ता सारे खिलाफ हो गए इनके। तो अब वो तो इंडिया ने फिर सोचा अच्छा ऐसी बात है तो चले हम सार्क में लिफ्ट ही नहीं कराते किसी को, अगर हमारे साथ नहीं है, हमें नहीं सपोर्ट करते, तो चले फिर हम सार्क को छोड़ते हैं। अब ये उनका नुकसान है इसमें, क्योंकि अगर कोई खला जो है ना, खला वो नेचर जो है ना, कुदरत खला को एक्सेप्ट नहीं करती। कहीं भी खला होती है ना वो पूरी हो जाती है। सियासत में तो खैर बिल्कुल ही खला खाली नहीं रहती, जगह खाली नहीं रहती, कोई ना कोई भर देता है उसको आके। अब आपने अगर सार्क छोड़ दिया क्योंकि आपको वो लीडरशिप तस्लीम नहीं की जा रही, लोग सवाल करने शुरू कर दिया, तो फिर ठीक है, उससे कोई और वो खला पूरी हो जाएगी। और वो खला जो है वो अब चाइना ही कर सकता है, क्योंकि चाइना का जो रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट है ना, उसने ऑलरेडी ये सारे मुल्कों को अपने अंदर ले लिया है। श्रीलंका को भी ले लिया है, नेपाल को भी ले लिया है, बांग्लादेश को भी ले लिया है, मालदीव्स को भी ले लिया, पाकिस्तान को ले लिया, अफगानिस्तान को ले लिया। They all are becoming part of the road and belt initiative, some via CPEC and some directly via other. And ये military pact नहीं है, this is a economic development pact. सार्क का भी यही ख्वाहिश थी
कि जी प्रेफरेंशियल ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको ख़त्म किया जाए, प्रेफरेंशियल ड्यूटीज़ की जाए, आना जाना हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसको एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया जाए डिस्पाइट योर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। मगर इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर दैट। इंडिया वांटेड द पॉलिटिकल पावर बिहाइंड इट, मगर वो नहीं मिला ना, बिकॉज दिस एंडेड अप स्क्रूइंग अप देयर रिलेशनशिप विद एवरीबडी। तो अब चाइना जो है वो बिल्कुल इस किस्म की बात नहीं करेगा। अब वो चाइना जो है वो बिल्ड कर रहा है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, और उसके साथ साथ वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल दीज कंट्रीज। अब श्रीलंका में पोर्ट बना दी, पाकिस्तान में ग्वादर कर दिया, सिपेक कर दिया, नेपाल में सड़क बनाने जा रहे हैं ताकि तजारत बढ़ सके, उधर सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं टुवर्ड्स ईरान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मालदीव्स में भी पहुंच गए हैं टू हेल्प देम आउट डेवलपमेंट। सो दैट इज द चाइनीज मॉडल। सो आई थिंक अगर चाइना और पाकिस्तान मिलके एक नया ब्लॉक साउथ एशिया का बनाते हैं, मेरा ख्याल है अब वो साउथ एशिया का शायद ना बनाएं, वो शायद इससे बड़ा करना चाहे, साउथ एंड वेस्ट एशिया करना चाहे। यू नो दैट्स व्हाट आई थिंक। अभी आई थिंक इट्स प्रेमेच्योर कि ये सार्क खत्म हो जाएगा और कुछ सार्क की जगह पे सेम कंट्रीज माइनस इंडिया। मेरा ख्याल है इसको फिर अब अगर इंडिया को माइनस ही करना है तो इनको फिर वेस्ट एशिया की तरफ जाना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया की तरफ जाना पड़ेगा, तो फिर वो शायद थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग ना हो जाए विद SCO। तो ये अब देखना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लॉक विल इमर्ज। बट इसमें कोई शक नहीं है कि ऑल दीज कंट्रीज जो पहले सार्क का हिस्सा थी, एक्सेप्ट फॉर इंडिया, ऑल ऑफ देम विल नाउ बिकम पार्ट ऑफ द चाइनीज रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। एंड आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन, फॉर्मल कोऑपरेशन सिस्टम और प्लेटफॉर्म विल इमर्ज। अब वो किधर जाते हैं, इंडिया को सोचना चाहिए। आई थिंक इंडिया शुड हैव अ रीथिंक। इंडिया को सार्क नहीं छोड़ना चाहिए, सार्क को वापस रिस्टोर करना चाहिए, और ये जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं और पीपल टू पीपल है और तजारत है, इसको बढ़ाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी की जो सियासत है, इट्स बेस्ड ऑन वॉर एंड एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट एंड इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व, और वो नहीं चलेगी। तो मेरा ख्याल है बीजेपी को जाना पड़ेगा बिफोर इंडिया पाकिस्तान और सार्क की स्पिरिट जो है वो फिर से रिवाइव होगी। तो इस तरह से इन अ वे SCO और ब्रिक्स के दरवाजे भी भारत पर बंद हो सकते हैं अगर यही चलती रही स्ट्रेटजी। देखिए SCO जो है उसमें तो अब और भी लोग आ रहे हैं और इंडिया को तकलीफ हो रही है। ब्रिक्स में भी और लोग आ रहे हैं, इंडिया को तकलीफ हो रही है। और क्वाड जो है वहाँ इंडिया की अहमियत ही नहीं रही। जहाँ इंडिया पहुंच रहा था वो तो अब क्वाड जो है देयर वरीड कि यार ये इंडिया तो इज नाइदर हियर नॉर देयर, क्योंकि इंडिया फुल फ्लैश सपोर्ट भी नहीं करता ना। इंडिया अपनी भी सो कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट लेके बैठा जी। एक तरफ रूस के कैंप में है, दूसरी तरफ अमेरिका के कैंप में है, तीसरी तरफ इसराइल के कैंप में है, चौथी तरफ UAE और दुबई वालों के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। इट डजंट वर्क एनीमोर लाइक दैट। ये सिचुएशन इतनी स्टार्क हो गई है, यू हैव टू मेक चॉइसेस एंड इंडिया इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डू फॉर दिस बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है, ये है इस भारत की पोजीशन के खित्ते में हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जनूबी एशिया का नक्शा कैसे चेंज हो सकता है, सेठ साहब से आपने जाना, और भी बहुत से आम सवाल एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत बड़ी मूव इस खित्ते में ये हुई कि रशिया की जानिब से अफगानिस्तान को तस्लीम किया गया है। ये पहला मुल्क है जो अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहा है, बल्कि कर चुका है। इस बारे में सेठी साहब ने कुछ अर्सा पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, क्या कहा था? विद इन द ईयर तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्निशन मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, पॉसिबली इवन टर्की, पॉसिबली इवन ईरान, इनमें से 4-5 तालिबान की रेजीम को रिकग्नाइज कर लेंगे विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। फिर रास्ता खुल जाएगा। अच्छा सिर साहब, इसमें तो आपने बता दिया है कि कौन कौन तस्लीम करने जा रहा है, और ये आपने मई और जून में प्रेडिक्शन की, और 6 माह में ये पहला कतरा बारिश का रशिया साबित हुआ। अब हु विल फॉलो द कोर्स? पाकिस्तान भी? जी बिल्कुल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वन बाय वन सारे आ जाएंगे, एंड आई थिंक देन द इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना के, रशिया के, अमेरिका के अफगानिस्तान में बनने शुरू हो गए हैं, और जो तालिबान रेजीम है उनको भी समझ आनी शुरू हो गई है, दे डोंट हैव टू फील इनसिक्योर एनीमोर। इसीलिए अब उन्होंने TTA वाले जो है उन्होंने TTP को पैगाम दिया है कि यार वी कांट अफोर्ड टू हैव यू सिटिंग हियर एंड अटैकिंग पाकिस्तान, तो जरा हाथ हौली रखो। एंड आई थिंक दैट मैसेज हैज गॉन अक्रॉस। अब वो सिर्फ BLA रह गई है, वो इंडिया उनको पैसे वैसे दे रहा है, मगर अभी मैंने सुना है कि BLA के अंदर भी काफ़ी फूट पड़ गई है कि जी इंडिया ने पैसे देने बंद कर दिए या हथियार देने बंद कर दिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस किस्म की डेवलपमेंट सब होने जा रही है।
ठीक है, डेवलपमेंट्स इनमें से कुछ तो हौसला अफजा हैं और मुस्तकबिल के लिए इसमें अच्छी खबरें भी पन्हा हैं। जहन में आपके सवाल हो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।